हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सीबीएसई क्लास 10 की टर्म 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी अभी सब्जेक्ट चल रहा है एसएसटी का खास करके, उसमें जो लास्ट वीडियो आपने देखा है उसमें इकोनॉमिक्स क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स देखा था। इसमें अभी तक आपने 3 हिस्सों में 3 पार्ट में आपने देख लिया इस वीडियो को और समझा कि बैंक का क्या काम है, बैंक कैसे काम करता है। उसके पहले आपने रुपयों का देखा, करेंसी कैसे स्टार्ट हुआ, किस किस शासक के टाइम पर कौन सी मेटल की करेंसी थी, उसके पहले करेंसी नहीं थी तो कौन सा इस्तेमाल कैसे वस्तुओं का विनिमय होता था, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि सामान दे करके सामान लेना। तो ये जो आज की स्थिति आ गई है, जो आज हम लोग देखेंगे, चेक सिस्टम आपने देखा और आज जो है चेक कैश के बाद अभी कैशलेस सिस्टम पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी बैंकिंग सिस्टम्स में जो क्रेडिट का जो है और मनी का जो रोल है इस चैप्टर में खासा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली आगे का पोर्शन देखते हैं। तो कल के हम लोग जो देखे थे वो कल पोर्शन था, लास्ट पोर्शन वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इन प्रीवियस वीडियो। एक टेबल है, इसमें क्वेश्चनायर्स है यानी कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस है क्रेडिट और डेबिट को समझने के लिए। सो लेट्स वर्क दीज आउट। फिल द फॉलोइंग टेबल। व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट? व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट? सलीम एंड स्वप्ना की बात है। तो सलीम का जहाँ तक है कि आप जानते हैं कि सलीम जूता जो बनाने वाला जो दुकानदार था, उसको जो रॉ मटेरियल परचेज करना था उसके लिए उसको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए। स्वप्ना को किस लिए चाहिए था? ग्राउंड नट्स को खेती करने के लिए, सीड्स हो या फर्टिलाइजर्स हो, ये सारी चीजों के लिए। व्हाट वाज द रिस्क? सलीम के साथ रिस्क क्या था? सलीम के साथ रिस्क ये था कि सलीम को अगर जो गिवन टाइम था उस टाइम पर अगर वो डिलीवरी नहीं देता है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क था उसके लिए। और वो फिर वो जितना सारा रॉ मटेरियल खरीदा है वो उसको बेकार हो जाता और उसको पैसे कहाँ से रिटर्न कर पाता। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। स्वप्ना के साथ रिस्क ये था कि स्वप्ना की अगर ग्राउंडनट्स की फसल नुकसान हो जाती तो वो फिर कैसे जो लेंडर से जो बोरो किया है, लोन लिया है, उसको रिटर्न कर पाती। तो ये एक बड़ा रिस्क था। दूसरा है व्हाट वाज द आउटकम्स? आउटकम्स यही हुआ कि सलीम का जो था वो ऑन टाइम पर अपना जो डिलीवरी था जूते का, पेयर्स का, वो कंप्लीटली उसने डिलीवर कर दिया। तो वो आसानी से अपना जो क्रेडिट था उसको फिनिश कर दिया, उसको लोन जो था। लेकिन स्वप्ना के साथ ऐसा नहीं हो पाया। स्वप्ना के साथ ये हमारा केस आप देखे होंगे कि स्वप्ना जो पहला लोन ली थी उसमें जो ग्राउंडनट्स की फसल बर्बाद हुई, उसके आधार पर वो पैसा नहीं रिटर्न कर पाई मनी लेंडर्स को। दोबारा उस मनी लेंडर्स के दोबारा जो क्रेडिट था उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा एक लोन लिया उसने। और फिर उसके बाद जब 2 लोन हो गए तो दोनों नहीं कंप्लीट होने की स्थिति में क्या हुआ, फिर लास्ट में ज़मीन का एक टुकड़ा उसको सेल करना पड़ा दोनों लोन को फिनिश करने के लिए। तो इस तरह से जो लोन के ऊपर लोन का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही भयावह कॉन्सेप्ट था इस केसेस में आपने देखा। सेकेंड पॉइंट है सपोजिंग सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स, व्हाट वुड बी हिज पोजीशन आफ्टर 6 years? Suppose Salim continues to get orders from traders, what would be his position after 6 years? 6 साल बाद उसका सलीम का पोजीशन बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जिस स्थिति में वो है उससे उसका डिलीवरी हो रहा है टाइम पर, क्रेडिट बन गया है। लेकिन यही दूसरा रीजन में देख रहा है कि व्हाट आर द रीजन दैट मेक स्वप्नाज सिचुएशन सो रिस्की। तो सपना का जो स्थिति था वो रिस्की कैसे हो गया? दूसरा, डिस्कस फैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स, क्लाइमेट। तो रोल ऑफ मनी लेंडर्स का क्या रोल था, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर बता रहा है कि पेस्टिसाइड्स जो छिड़काव होना चाहिए था अगर वो हो जाता वहाँ पर तो उसका ग्राउंडनट्स अच्छा हो जाता। दूसरा है क्या यहाँ पर कि मनी लेंडर्स जो है क्लाइमेट
क्लाइमेट को देखा जाए तो उसको सपोर्ट नहीं किया, यानी समय पर बारिश जो होना था वो नहीं हो पाया। एक दूसरी चीज़ है यहाँ पर अब आगे हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which the borrowers must pay to the lender along with the एक मिनट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में, ये पहले समझ लीजिए। प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। मान लीजिए आप कि आप मार्केट में एप्पल का आईफोन खरीदने गए, तो आईफोन खरीदने के लिए जो एक सम ऑफ अमाउंट पहली बार देते हैं वो, और उसके बाद जो आपको लोन मिलता है, एप्पल का आईफोन मान लीजिए 1 लाख रुपये का है और आप 1 लाख में 20,000 रुपया दुकानदार को दिए, 80,000 आपको लोन सैंक्शन हुआ, तो वो 80,000 हो गया आपका मूलधन। और उस 80,000 पर लोन शुरू हुआ, उसके ऊपर 6%, 8%, 10% जो भी परसेंट हो गया, ये हो गया। तो वही बोल रहा है कि द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल्स। तो कोलैटरल्स की जहां तक बात आती है, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, कोलैटरल्स है दस्तावेज बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कि लोन जो आप लिए हैं उसके एवज में आप लोन नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, तो आपका वो डॉक्यूमेंट के आधार पर आपसे वो पैसा रिटर्न ले लेगी बैंक। कैसे? मान लीजिए आप कि आपको कोई जमीन खरीदना है या कार खरीदना है या होम लोन लेना है। अब होम लोन लेना है मकान बनाने के लिए, तो पहले आपको जमीन होगा, उस जमीन के डॉक्यूमेंट आपको बैंक को डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द कोलैटरल्स। समझे? उस कोलैटरल्स के आधार पर आपको लोन दे दिया बैंक ने कि अगर आप मकान बन गया आपको और उसका आप जो भी इंटरेस्ट है वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं उसको फिर मूलधन के साथ, तो वो जो मकान है, जमीन का कागजात है, वो बैंक के पास ही रह जाएगा। तो ये बता रहा है कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर्स मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विथ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल अगेंस्ट लोन्स। अब देखिए यहाँ पर कोलैटरल का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, इट्स अ गुड जो डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आप लिखिएगा कि कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो ये स्थिति में जो है कोलैटरल इज एन एसेट, कोलैटरल एक एसेट है, और एसेट कुछ भी हो सकता है, बैंक का जो जमीन का कागजात हो, गाड़ी का कागजात हो, मकान बना हुआ है अगर आप परचेज किए हैं तो वो भी, एनीथिंग्स हैविंग द कोलैटरल्स। इफ द बोरोवर्स फेल्स, उधार लेने वाला अगर वो फेल कर जाता है, वो नहीं दे पाता है, टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू शेयर द assets or collateral to obtain payment. Property such as land, titles, deposits with banks. Livestocks are some common examples. Livestocks are some common examples of collateral used for borrowing. आप देखिए यहाँ पर हाउस लोन कैसे होता है, ये कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हाउस लोन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Megha has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank. मेघा ने 5 लाख रुपया बैंक से लोन लिया। कितना? 5 लाख। टू परचेज अ हाउस, मकान खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन इज 12% एंड द, तो Megha has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank to purchase a house. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. तो
5 लाख रुपया जो है 12% के लोन पर 10 साल के लिए जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 10 ईयर्स के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? मेगा को। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट। तो कोलैटरल्स में उसने क्या क्या दिया बैंक को? शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अपना जो जहाँ जॉब करती है वो सैलरी शीट उसको देना पड़ेगा, जो ऑफर लेटर जमा करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ उससे पता चलेगा कि आप इस कंपनी में काम करते हैं। एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन। द बैंक रिटेन्ड एज कोलैटरल द पेपर ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रिपेज द इंटायर लोन विथ इंटरेस्ट। तो इस तरह से इंटरेस्ट के साथ। अब देखिए यहाँ पर फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघास हाउसिंग लोन। लोन अमाउंट कितना है इसके अनुसार देखिए, लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख हो गया। ड्यूरेशन ऑफ लोन कितने साल के लिए है? 10 ईयर्स के लिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है? सैलरी शीट है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बोल सकते हैं आप। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% का इंटरेस्ट रेट है। एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है? कैश नहीं, कैश नहीं होगा, EMI उसमें करता है, ECS कहा जाता है, ऑटोमेटिक। एंड कोलैटरल्स में हो गया आपका वही दस्तावेज हो गया, जो कि घर का बनाने के लिए तो जमीन का देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ repayment together comprises what is called the terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangements. Let us work these out. यहाँ पर देखिए, why do lenders ask the collateral while lending? Why do lender ask? देखिए, लेंडर होता है उधार देने वाला, और कह रहा है क्वेश्चन ये है कि why do lenders ask for collateral while lending? जब भी उधार देगा, हाँ, तो क्यों उसको कोलैटरल चाहिए? जो भी वो पैसा उधार देगा, पैसा लेके भाग ना जाए, हाँ, वो रिटर्न नहीं कर पाए, उसका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट तो उसको रिटर्न कर लेगा। Given that a large number of people in our country are poor, does it in any way affect their capacity to borrow? Fill in the blank choosing the correct option, बताइए from the brackets. While taking a loan, जब आप लोन लेते हैं, बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म ऑफ क्रेडिट। जो उधार लेने वाला है बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म ऑफ क्रेडिट, तो आसान क्रेडिट वो चाहता है। दिस मीन्स हाई इंटरेस्ट होगा रेट कि लो इंटरेस्ट रेट, वो आप सुनिए क्या कह रहा है। वाइल टेकिंग लोन, बोरोवर्स मतलब उधार लेने वाला, लुक फॉर इजी टर्म ऑफ क्रेडिट, तो लो इंटरेस्ट होगा ना, मीन्स लो इंटरेस्ट रेट एंड यहाँ पर क्या होगा? इजी कंडीशन फॉर रीपेमेंट एंड लेस कोलैटरल, कम से कम दस्तावेज मांगा जाए, दोहराया कम जाए हमको कि आसानी से लोन हो जाए। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लो लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा आपका इजी, और तीसरा में लिखिएगा वो आपका लेस। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब हम लोग टुमारो देखेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अलग अलग तरीके से जो भी लोन मिलता है, कैसे कैसे गांव में बैंक्स के थ्रू, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सभी जगह पर लोन का अलग अलग कंडीशंस है, लोगों की सुविधाएं हैं। पहले के टाइम पर, अभी के समय में कैसे कैसे लोन लोग लेते थे, कैसे रिटर्न करते थे, तो हम लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अभी टर्म्स आज जितना देखे वो समझ में आया है। टुमारो हम लोग देखेंगे नए वीडियो में वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स,
और आप लोग इसको देखें और समझें। जहाँ पर आपको लगता है कुछ नया चीज़ होना चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आगे हमें आपको और नई चीज़ें बताने में सहमति मिले, आसानी हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।